कि 360p पे आपको दिखना है। वीडियो को थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा के आपको आज क्लास करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा यहाँ पे बाबू क्वालिटी यहाँ पे बढ़ा लीजिए। चलिए अब हम यहाँ पे शुरू करते हैं। तो देखिए आपके मॉडल पेपर में लिखा गया है कि 1 से लेकर 80 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें से आपको किन्हीं 40 प्रश्नों का आपको क्या करना है, उत्तर देना है। और ऐसे ही आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 में परीक्षा देने जाइएगा तो ऐसा ही बिल्कुल लिखा रहेगा कि 1 से लेकर 80 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें से आपको 40 बनाना है। यानी 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से आपको क्या करना है, 40 बनाना है, और 40 आपको क्या कर देना है, छोड़ देना है। और आज का जो मॉडल पेपर है काफी महत्वपूर्ण है, और इसमें आपको गिनती करना है कि आपका कितना सही हुआ है, और लास्ट में आपको हमें बताना है कि सर मेरा इतना सही हुआ, मेरा इतना सही हुआ। सभी बच्चे एकदम ईमानदारी पूर्वक बताएंगे, तब भी हम कुछ कर सकते हैं। अगर आप लोग का यहाँ पे रिजल्ट कम आ रहा है, यानी नंबर आपका कम आ रहा है, तो हम आपके लिए कुछ करेंगे। आप लोग ईमानदारी से बाबू बताइएगा, क्योंकि ये आपका भविष्य के सवाल है। अगर आपका जितना नंबर आता है प्योर उतना ही बताइएगा, अगर कम आएगा तो उसके लिए हम बढ़ाने का यहाँ पे कुछ सॉल्यूशन बढ़ाएंगे और बताएंगे कि कैसे यहाँ पे बढ़ेगा। तो ये आपको आज यहाँ पे विशेष ध्यान रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि जो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी ये कब हुई थी, ये आपको बताना है। तो फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, तो 1871 ईस्वी में हुआ था। यहां पे ए वाला आंसर बिल्कुल इसी हो जाएगा। दूसरा यहां पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्रैंकफर्ट की संधि किस देशों के बीच में हुई थी। तो जो बाबू फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी ये किस देशों के बीच में हुई थी, तो ये हुआ था फ्रांस और जर्मनी के बीच में। किसके किसके बीच में हुआ था, आपको याद रखना है, फ्रांस और जर्मनी के बीच में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन प्रत्येक साल बोर्ड परीक्षा में फिक्स होता है कि कौन बीमारू राज्य नहीं है। अब इसमें से आपको बताना है बाबू कि कौन बीमारू राज्य नहीं है। तो बीमारू राज्य बाबू कौन कौन होता है, तो अपना बिहार बीमारू राज्य है, आपको बताए थे, मध्य प्रदेश भी बीमारू राज्य है, और ओडिशा। ये 3 क्या है बाबू, बीमारू राज्य है, आपको याद रखना है। लेकिन जो कर्नाटक है ये बीमारू राज्य नहीं है, इसे आपको याद रखना है। सी वाला आंसर बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 3 नंबर की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन आता है आपको बिल्कुल यहाँ पे। सभी क्वेश्चन बाबू आपको ध्यान से देखना है, और जो भी क्वेश्चन आपको याद नहीं रहता है तो आपको क्या करना है कि इस सभी क्वेश्चन को, जिसमें से आपको याद नहीं होगा, तो पीडीएफ जब हम आपको देंगे बाबू, एक बात हमारा आप लोग याद रखिएगा कि जब हम आपको पीडीएफ देंगे तो पीडीएफ में से जो जो क्वेश्चन आपको याद नहीं है उसे आपको लिख के आपको याद करना है। अगर ऐसा आप लोग नहीं कीजिएगा तो आपका तैयारी वहीं के वहीं रह जाएगा। आप लोगों को क्या करना है कि अब जो क्वेश्चन आपको नहीं पता है उस पे आपको विशेष ध्यान लगाना है। अब यहां पे आपको बताना है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुआ था, तो 1925 में हुआ था। अब यहां पे क्वेश्चन पूछ देता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्थापना किसने किया था, तो केवी हेडगोवर ने किया था। किसने किया था बाबू, केवी हेडगोवर ने किया था, इसे आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल है। अब इसमें से बाबू आपको बताना है कि कौन खरीफ फसल है। तो खरीफ फसल बाबू इसमें से कौन होता है, तो यहां पर देखिए जो चावल होता है ये खरीफ फसल होता है। सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब यहां पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि गेहूं कौन सा फसल है। तो जब बाबू गेहूं आएगा कि गेहूं कौन सा फसल है, तो आपको याद रखना है रबी फसल है। गेहूं कैसा फसल है, रबी फसल है। और चावल कैसा फसल है बाबू, खरीफ फसल है, इसे आपको याद रखना है। अब यहां पे क्वेश्चन आते हैं कि चावल किस राज्य में सबसे अधिक होता है। तो भारत के किस राज्य में चावल सबसे अधिक होता है, तो आपको याद रखना है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल का मतलब क्या होता है बाबू, पश्चिम बंगाल में चावल सबसे अधिक होता है। एक क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है कि भारत का मुख्य खाद्य फसल कौन सा है, और यह बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है कि भारत का मुख्य खाद्य फसल कौन सा है। तो भारत का मुख्य खाद्य फसल चावल है, इसे आपको याद रखना है। और गेहूं सबसे अधिक किस राज्य में होता है, तो जो गेहूं होता है बाबू ये उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे अधिक होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूरा हम आपको डिटेल में बताएंगे। एक एक क्वेश्चन को आपको एकदम बारीकी नजरों से देखना है, एकदम आपको ध्यान पूर्वक देखना है। अगर आप लोग ध्यान से नहीं देखिएगा तो डॉक्टर साहब को बुला देंगे, और वो कहां पे सुई देंगे आपको पता है। तो बिल्कुल अब यहां पे बाबू लास्ट टाइम है, तो लास्ट टाइम में आपको कोई भी झोल झाल नहीं करना है। बिल्कुल यहां पे आपको ध्यान से पढ़ना है, नहीं तो डॉक्टर साहब आएंगे और पता है कि वो कहां पे सुई लगाते हैं। यहां पे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून कब बना था। जल्दी से यहां पे आप लोग बता दीजिए कि भारत में जो न्यूनतम मजदूरी कानून था ये कब बना था बाबू, तो ये बना था 1948 में, इसे आपको याद रखना है। डी वाला आंसर यहां पे बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहां पे देख लीजिए। और ऐसा क्यों बोल रहे हैं बाबू कि आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है, क्योंकि इससे बाबू बहुत सारा क्वेश्चन आएगा। मात्र हम 5-5 मॉडल सेट आपको करवाएंगे। आपको क्या करना है, बस इतना ही पढ़ना है, बस इतना आप लोग पढ़ लीजिए, आपका यहां पे बल्ले बल्ले हो जाएगा। अब यहां पे देखिए पाटलिपुत्र किसके समय में मगध का राजधानी बना। अब यहां पे आपको बताना है कि जो पाटलिपुत्र है ये किसके समय मगध की राजधानी बनी थी। तो किसके समय बाबू मगध की राजधानी बनी थी, तो ये बना था उदयन के समय। बी वाला आंसर
बहनों। तो किसके समय बाबू मगध की राजधानी बनी थी? तो ये बना था उदयन के समय। बी वाला आंसर बिल्कुल इस हो जाएगा। अब यहां पे एक क्वेश्चन आता है कि पाटलिपुत्र का नया नाम क्या है बाबू? तो पाटलिपुत्र का नया नाम क्या है? तो पटना है, इसे आपको याद रखना है। और जो पटना है ये बिहार की राजधानी है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी? तो ये सभी क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन है ये सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी। तो किस देश से हुई थी बाबू औद्योगिक क्रांति? तो इंग्लैंड से हुआ था, इसे आपको याद रखना है। बी वाला आंसर यहां पे बिल्कुल इस हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि इंग्लैंड में तो औद्योगिक क्रांति हुआ, ये हम मानते हैं कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुआ, लेकिन किस उद्योग से शुरू हुआ? ये क्वेश्चन आता है कि जो औद्योगिक क्रांति हुआ था ये किस उद्योग से शुरू हुआ था बाबू? तो ये वस्त्र उद्योग से शुरू हुआ था। किससे हुआ था? तो ये वस्त्र उद्योग से शुरू हुआ था, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला भी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है कि रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया? तो जल्दी से यहां पे आप लोग आंसर बता दीजिए कि जो रक्त और लौह नीति का अवलंबन किया था ये किसने किया था? सभी बाबू क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बस आपको यहां पे मन लगा के यहां पे पढ़ना है। तो रक्त और लौह नीति का अवलंबन बाबू किसने किया था? तो किसने किया था बाबू? बिस्मार्क ने किया था, इसे आपको याद रखना है। यहां पे सी वाला आंसर बिल्कुल इसे हो जाएगा। अब यहां पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि यंग इटली और यंग यूरोप का स्थापना किसने किया था? तो यंग इटली और यंग यूरोप का स्थापना मेजनी ने किया था, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर भी क्वेश्चन बाबू मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है और इसे आपको याद रखना है। जिस पे हम मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन लगा रहे हैं बाबू उसको याद होना चाहिए, वो क्वेश्चन आपको किसी ना किसी हालत में याद होना चाहिए कि महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया था। ये क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए कि जो महात्मा गांधी जी हैं इन्होंने किस पत्रिका का संपादन किया था बाबू? तो यंग इंडिया का किए थे। किसका किए थे? यंग इंडिया का किए थे। बी वाला आंसर बिल्कुल इस हो जाएगा। और ये यहां पे ये भी देता है हरिजन, तो यहां पे आपको दोनों ही याद रखना है। गांधी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो यंग इटली का भी किया था और हरिजन पत्रिका का भी किया था, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर की भारत में पहला छपखाना कहां लगाया गया? अब यहां पे आपको बताना है कि भारत में पहला छपखाना कहां लगाया गया, ये आपको बताना है। तो जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए कि भारत में पहला छपखाना कहां लगाया गया। सभी क्वेश्चन बाबू हम आपको पढ़ा चुके हैं। अगर आप लोग एक बार बढ़िया से अगर आप लोग पढ़े होंगे तो सभी क्वेश्चन आप लोग एकदम फटाफट एकदम आंसर आप लोग बता सकते हैं। तो देखिए भारत में पहला छपखाना कहां पे लगाया गया था? गोवा में लगाया गया था। यहां पे सी वाला आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इस हो जाएगा। अब यहां पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में पहला छपखाना किन लोगों ने लगाया? तो ये क्वेश्चन आ जाएगा कि भारत में पहला छपखाना किन लोगों ने लगाया? तो इसका आंसर क्या होगा बाबू? पुर्तगालियों ने लगाया। किसने लगाया था बाबू? तो पुर्तगालियों ने लगाया था, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है यहां पे 11 नंबर की पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला सम्मेलन कहां हुआ था? अब यहां पे आपको बताना है कि पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला सम्मेलन बाबू कहां पे हुआ था? तो स्टॉकहोम में हुआ था। कहां पे हुआ था बाबू? तो स्टॉकहोम में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। और स्टॉकहोम ये कहां पे है बाबू? तो ये स्विट्जरलैंड में है। स्टॉकहोम कहां पे है? तो स्विट्जरलैंड में है, इसे आपको याद रखना है। अब यहां पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहां पे एक पूछा जाता है कि बुडापेस्ट किसकी राजधानी है? अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि जो ये बुडापेस्ट है ये किसकी राजधानी है, तो आप लोग क्या आंसर दीजिएगा? तो यहां पे देखिए, यहां पे कंबोडिया की राजधानी कहां पे है बाबू? तो कंबोडिया की राजधानी कहां पे है बाबू? बुडापेस्ट में है। तो इसे भी साथ में आप हंगरी की राजधानी कहां पे है? तो हंगरी की बाबू जो राजधानी है ये बुडापेस्ट है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहां पे देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? अब यहां पे आपको बताना है कि किस प्रांत में, प्रांत का मतलब होता है राज्य, यानी किस राज्य में सीढ़ीनुमा खेती होती है, यानी पर्वतों को यानी पहाड़ों को ऐसे ढलान ढलान बना के ऐसे क्या होता है पानी ठहरने के लिए यहां पे सीढ़ीनुमा खेती की जाती है। तो किस राज्य में की जाती है बाबू? तो ये की जाती है उत्तरांचल में, यानी जितने यहां पे पूर्वी राज्य हैं यानी उत्तर के राज्य है, जहां पे पहाड़ी राज्य जैसे उत्तराखंड हो गया, ये सभी में क्या होता है? सीढ़ीनुमा खेती होता है, इसे आपको याद रखना है। यहां पे सी वाला आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहां पे देख लीजिए। अगला क्वेश्चन यहां पे 13 नंबर की वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में बांटा गया? ये भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसे आपको याद रखना है कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में बांटा गया। तो जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए कि वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है बाबू? तो 3 वर्गों में बांटा गया, इसे आपको याद रखना है। यहां पे क्या हो जाएगा? 3, यानी ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहां पे बिल्कुल इसे हो जाएगा। अब यहां पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के किस राज्य में वन सबसे अधिक पाए जाते हैं? तो भारत के किस राज्य में सबसे
वन बाबू सबसे अधिक है? तो मध्य प्रदेश में वन जो है ये सबसे अधिक है। और किस राज्य में बाबू वन सबसे कम है? तो आपको याद रखना है कि जो हरियाणा है इसमें वन क्या है, सबसे कम है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहां पे देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि वन की विस्तार की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? अब यहां पे आपको बताना है कि वन के विस्तार की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है बाबू? तो 10वां स्थान है। कौन सा स्थान है? तो 10वां स्थान है, इसे आपको याद रखना है। यहां पे डी वाला आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? अब यहां पे आपको बताना है कि जो सीमेंट उद्योग होता है इसका सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या होता है? तो सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या होता है? चूना पत्थर होता है। और चूना पत्थर से ही क्या बनता है बाबू? सीमेंट बनता है, इसे आपको याद रखना है। और चूना पत्थर किस राज्य में सबसे अधिक पाया जाता है? यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि चूना पत्थर किस राज्य में सबसे अधिक होता है? तो राजस्थान में सबसे अधिक होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है 16 नंबर की उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? यह भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। यहां पे आपको बताना है कि जो उपभोक्ता अधिकार दिवस होता है यह कब मनाया जाता है, यह आपको बताना है। तो उपभोक्ता अधिकार दिवस बाबू कब मनाया जाता है? तो ये डाउनलोड कीजिए गूगल पे और जब चाहें फैमिली में किसी का भी है, ये कब मनाया जाता है, ये आपको बताना है। तो उपभोक्ता अधिकार दिवस बाबू कब मनाया जाता है? तो ये 15 मार्च को मनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहां पे क्या हो जाएगा? बी वाला आंसर यहां पे बिल्कुल इसे हो जाएगा। अनिल यादव, अमित प्रजापति, सिल्टू बिंदास, बहुत बढ़िया। रजब अली सिकंदर, स्टेटस चैनल, बहुत ही बढ़िया। वंदना, बहुत ही बढ़िया। ऑफिशियल करमवीर भाई, बहुत ही बढ़िया। सचिन भाई, मोहित राज भाई, बहुत ही बढ़िया। साहिल भारद्वाज भाई, बहुत ही बढ़िया। धीरज भाई। और आज का क्वेश्चन बाबू काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हम लोग यहाँ पे ओरिजिनल मॉडल पेपर पढ़ रहे हैं इंटरनेट वाला, ये काफी महत्वपूर्ण है। नीतीश भाई, आसिफ भाई, बहुत ही बढ़िया। सचिन भाई, बहुत ही बढ़िया। बबीता, बहुत ही बढ़िया। यहां पे देखिए रजनीश, बहुत ही बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन यहां पे देख लीजिए, अगला क्वेश्चन अब हम यहां पे लगाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पे 17 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? अब इसमें से आपको बताना है कि कौन है जो उपभोक्ता उद्योग है। तो जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए कि इसमें कौन बाबू उपभोक्ता उद्योग होता है? तो जो चीनी उद्योग होता है ये क्या होता है? उपभोक्ता उद्योग होता है, इसे आपको याद रखना है। यहां पे सी वाला आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहां पे देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क नहीं है? अब इसमें से आपको बताना है कि वो कौन सा राज्य है जहां पे सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क नहीं है बाबू? तो छत्तीसगढ़ में नहीं है, इसे आपको याद रखना है। बी वाला आंसर बिल्कुल इसे हो जाएगा। कर्नाटक में है, राजस्थान में है, असम में है, लेकिन छत्तीसगढ़ में नहीं है, इसे आपको याद रखना है। यहां पे बी वाला आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बाबू, 19 नंबर क्वेश्चन हम आपको पढ़ा चुके हैं कि हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है और ये बोर्ड परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन है कि हिंद चीन में बाबू कोलोन किसे कहा जाता था? तो हिंद चीन में जो बाबू फ्रांसीसी नागरिक बसे थे इसे ही क्या कहा जाता था? कोलोन कहा जाता था, इसे आपको याद रखना है। सी वाला आंसर यहां पे बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते थे? तो हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते थे? तो लाओस आता था, कंबोडिया आता था और वियतनाम आता था, इसे आपको याद रखना है। और हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? यह भी क्वेश्चन आता है कि हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली थे, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि मानचित्र पर समोच्च रेखाओं को किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। यहां पे बिल्कुल आपको सभी एकदम न्यू क्वेश्चन मिलेगा और यही सब क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आने वाला है, तो बिल्कुल आप लोग एकदम ध्यान से पढ़िएगा और सभी क्वेश्चन आपको याद करते हुए चलना है कि मानचित्र पर समोच्च रेखा किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है। तो जो बाबू समोच्च रेखा होता है इसको किससे पर यहां पे दिखाया जाता है? तो ये हल्का भूरा रंग से दिखाया जाता है। और भूरा रंग किस में आता है बाबू? तो ये बादामी कलर में आता है। किस में आता है बाबू? बादामी कलर में आता है। यहां पे क्या हो जाएगा? सी वाला आंसर यहां पे बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन यहां पे 19 नंबर की साइमन कमीशन के अध्यक्ष थे। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए और इसे भी आपको याद रखना है कि साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए कि साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे बाबू? तो जॉर्ज साइमन थे। कौन थे बाबू? जॉर्ज, यहां पे सर जॉन साइमन थे, इसे आपको याद रखना है। यहां पे सी वाला आंसर बिल्कुल इसे हो जाएगा। अब यहां पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारत में साइमन कमीशन कब आया? तो जल्दी से एक बार हम देखते हैं कि हमारे बच्चों को पता है कि नहीं। दिव्या, बहुत ही बढ़िया। चंद्रशेखर भाई, बहुत ही बढ़िया। अमित प्रजापति, सुलेखा, बहुत ही बढ़िया।
सुनीता गुप्ता, बहुत बढ़िया। एक बार आप लोग बताइए कि जो साइमन कमीशन था ये भारत में कब आया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, यहां पे आपको बताना है कि साइमन कमीशन भारत में कब आया था। बहुत बढ़िया, तो साइमन कमीशन भारत में कब आया था? तो 1928 में आया था, तो इसे भी आपको साथ में याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है यहां पे 22 नंबर की, भारत का सिलिकॉन नगर किसे कहा जाता है? अगर आपको वीडियो थोड़ा सा क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो आपको क्या करना है कि वीडियो को थोड़ा सा उसका क्वालिटी आपको बढ़ा लेना है, वीडियो का आपको क्वालिटी बढ़ा लेना है, क्योंकि ये ऑफिशियल मॉडल पेपर होता है, इसका थोड़ा सा प्रिंट बाबू अच्छा नहीं होता है। यहां पर देखिए, भारत का सिलिकॉन नगर किसे कहा जाता है बाबू? तो जो बेंगलुरु है इसे सिलिकॉन नगर कहा जाता है। यहां पे डी वाला आंसर बिल्कुल इसे हो जाएगा। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो बेंगलुरु है ये किस राज्य में आता है? तो बेंगलुरु बाबू किस राज्य में आता है? तो ये कर्नाटक राज्य में आता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहां पे देख लीजिए, अगला क्वेश्चन यहां पे देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है कि 2006 के बिहार के पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए आबादी की शर्त क्या थी? अब यहां पे आपको बताना है कि एक गांव की कितनी आबादी होगी कि वहां पे एक ग्राम पंचायत वहां पे लागू हो सकता है, यहां पे एक नया ग्राम पंचायत बन सकता है। तो कितना जनसंख्या होना चाहिए बाबू? तो कम से कम एक, मतलब एक गांव में की अगर 7,000 जनसंख्या हो जाती है तो वहां पे एक ग्राम पंचायत यहां पे लागू हो जाएगा, स्थापना हो जाएगा यहां पे। तो यहां पे बी वाला आंसर बिल्कुल इस हो जाएगा। अब यहां पे जो ग्राम पंचायत होता है बाबू, गांव में देखिए पंचायती राज्य कितनी स्तरीय होती है, ये क्वेश्चन आता है। तो पंचायती राज्य जो होता है बाबू त्रिस्तरीय होता है, और इसी में का एक होता है ग्राम पंचायत, इसे आपको याद रखना है। और महिलाओं को कहां पे आरक्षण मिला है बाबू? तो पंचायती राज्य में मिला है। और पंचायती राज्य में महिलाओं को आरक्षण कितना प्रतिशत मिला है बाबू? तो ये भी आपको याद रखना है, 50% आरक्षण मिला है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहां पे देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि दम घोटू गैस किसे कहते हैं? अब यहां पे आपको बताना है कि दम घोटू गैस किसे कहते हैं, यानी किस गैस के कारण हमारा जो दम है वो घुटने लगता है, ये आपको बताना है। तो दम घोटू गैस किसे कहते हैं बाबू? तो ये होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है बाबू, इससे क्या होता है? दम घुटता है। क्या होता है? दम घोटू गैस है, इसे आपको याद रखना है। यहां पे ए वाला वाला आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, हम आपको पढ़ाए थे कि शाख का अर्थ है। अब यहां पे आपको बताना है कि बाबू शाख का अर्थ क्या होता है। कई बार हम आपको पढ़ाए हैं कि शाख का अर्थ क्या होता है बाबू? तो शाख का अर्थ होता है विश्वास करना और ऋण लौटाने की क्षमता। ऋण लौटाने की क्षमता का मतलब क्या होता है बाबू? कि जो कर्ज लिए हैं उसको लौटाने की क्षमता होता है, यानी दोनों होता है। तो यहां पे ए और बी दोनों होगा, यहां पे सी वाला आंसर बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहां पे देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि नल्लौर में ताड़ी विरोधी आंदोलन में कितने गांव की महिलाओं ने भाग लिया था? अब यहां पे आपको बताना है कि जो नल्लौर में ताड़ी विरोधी आंदोलन हुआ था, इसमें कितनी गांव की महिलाओं ने भाग लिया था? तो करीब 5,000 गांव की महिलाओं ने भाग लिया था, इसे आपको याद रखना है। बी वाला आंसर यहां पे बिल्कुल इसे हो जाएगा। और ताड़ी विरोधी बाबू कहां पे हुआ था? ताड़ी विरोधी कहां पे हुआ था? नेल्लौर में हुआ था। और नेल्लौर बाबू कहां पे है? तो आंध्र प्रदेश में है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि साख पत्र कितने प्रकार के होते हैं? मोस्ट VVI क्वेश्चन है और इसे आपको याद रखना है, इसे आपको याद रखना है। यहां पे आपको बताना है कि साख पत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो साख पत्र बाबू कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 10 प्रकार के होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहां पे डी वाला आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसे हो जाएगा। सौम्या बहुत बढ़िया, विनोद भाई स्टेटस चैनल, लकी भाई, सोनू भाई बहुत बढ़िया, राशिद भाई, सुभाष भाई, बबीता बहुत बढ़िया, प्रियाकांत, अमित प्रजापति बहुत बढ़िया, गुड बॉय, सिल्टू, रजनीश भाई बहुत बढ़िया, दिव्या यादव, सूरज भाई बहुत बढ़िया, उत्तम भाई बहुत बढ़िया, धीरज भाई, मनीष भाई, करमवीर भाई, कुमार असलम, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कश्मूर आलम बहुत बढ़िया, रीना कुमारी, यहाँ पे बबीता गोल्डी बहुत बढ़िया, प्रियाकांत, महावीर भाई बहुत बढ़िया, विनोद भाई, यहाँ पे सन्नी सिंह भाई बहुत बढ़िया। तो आप लोग एकदम वीडियो को एकदम आप लोग शुरू से देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें से 60 से 70% क्वेश्चन सीधे आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आएगा। अब यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन है कि दल बदल विरोधी कानून कब पारित हुआ था। अब यहाँ पे आपको बताना है कि दो दल बदल विरोधी कानून था ये कब पारित हुआ था, यानी कब लागू हुआ था, ये आपको बताना है। तो 1985 में, आपको कब याद रखना है? 1985 में लागू हुआ था, इसे आपको याद रखना है। अब एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो दल बदल कानून है ये किस पर लागू होता है। तो दल बदल कानून बाबू किस पर लागू होता है? तो ये सांसदों और विधायकों दोनों पर लागू होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन है कि संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या था। अब यहाँ पे आपको बताना है कि संपूर्ण क्रांति का बाबू उद्देश्य क्या था। तो जो निर्वाचित सरकार थी इसको बदलना था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसे हो जाएगा। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था बाबू बिहार में? तो जयप्रकाश नारायण जी ने किया था, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है 30 नंबर की बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का मुख्य कारण
है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का मुख्य कारण क्या है, तो जनसंख्या की तीव्र वृद्धि है, ये भी है, कृषि पर अत्यधिक भार, ये भी है, और यहाँ पे बाढ़ एवं सुखाड़ का प्रकोप, यानी ये तीनों है। यानी इनमें से सभी क्या है बाबू, ये बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का कारण है। यहाँ पे डी वाला आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है 31 नंबर की, बिहार में जीवन यापन करने का मुख्य साधन है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में जीवन यापन करने का मुख्य साधन क्या है, तो बिहार में जीवन यापन करने का मुख्य साधन कृषि है, इसे आपको याद रखना है। ए वाला आंसर बिल्कुल इसे हो जाएगा। और कृषि में कौन सा बेरोजगार पाया जाता है, कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है, तो कृषि में बाबू छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है, इसे आपको याद रखना है। और कृषि किस क्षेत्र में आता है, तो जो कृषि होता है बाबू ये प्राथमिक क्षेत्र में आता है, इसे आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो उद्योग होता है ये किस में आता है, तो जो उद्योग होता है ये द्वितीय क्षेत्र में आता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 32 नंबर की, मानव विकास सूचकांक के कितने सूचक हैं। अब यहां पे आपको बताना है कि मानव विकास सूचकांक के कितने सूचक हैं, ये आपको बताना है। तो 3 सूचक हैं, इसे आपको याद रखना है। यहां पे बी वाला आंसर बिल्कुल इसे हो जाएगा। और कौन कौन से है बाबू, तो शिक्षा, स्वास्थ्य और आय, आपको याद रखना है। 3 कौन कौन है, तो शिक्षा है, स्वास्थ्य है और आय है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए 33 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक कौन सा है। अब यहां पे आपको बताना है कि भारत का जो सबसे वाणिज्य बैंक है यानी व्यापारिक बैंक कौन सा है, ये आपको बताना है। तो भारत का सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक कौन सा है बाबू, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इसे आपको याद रखना है। यहां पे सी वाला आंसर बिल्कुल इसे हो जाएगा। और देश में सबसे पहला स्टेट यहां पे एटीएम किसने खोला था, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने खोला था, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए 34 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ। अब यहां पे आपको बताना है कि जो भारत है इसमें सहकारिता आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था, ये आपको बताना है। तो ये 1904 में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहां पे ए वाला आंसर बिल्कुल इसे हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको बिल्कुल इसे पढ़ना चाहिए एकदम शुरू से लेकर अंत तक। अगला क्वेश्चन देखिए 35 नंबर क्वेश्चन है कि एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। अब यहां पे आपको बताना है कि एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। तो जल्दी से आप लोग बताइए कि सेवा क्षेत्र को हम लोग किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र बोलते हैं। जल्दी से यहां पे आप लोग आंसर बता दीजिए। बहुत ही बढ़िया बच्चे, यहां पे 3 आंसर करें, यानी तृतीय क्षेत्र। तो बहुत ही बढ़िया, तृतीय क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, तो ये तृतीय क्षेत्र जो होता है ये सेवा क्षेत्र होता है, इसे आपको याद रखना है। सी वाला आंसर यहां पे बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। अब यहां पे आपको बताना है कि इसमें कौन ऐसी भारतीय कंपनी है जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है। तो नोकिया विदेशी कंपनी है, सैमसंग भी विदेशी कंपनी है, लेकिन जो डाबर है, डाबर बाबू इंडियन कंपनी है। और ये क्या है, एक यहां पे बहुराष्ट्रीय कंपनी है। ये जो डाबर कंपनी है इसका ब्रांच एक वो मुझे ढोल बजाना है आपके साथ। बॉयज बैंड में चलो रे। कंपनी है, ये जो डाबर कंपनी है इसका ब्रांच एक से अधिक देश में है, तो ये क्या कहलाएगा, यहाँ पे बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाएगा, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए 37 नंबर कि उपभोक्ता जागरूक आंदोलन का प्रारंभ हुआ। अब यहाँ पे आपको बताना है कि उपभोक्ता जागरूक आंदोलन का प्रारंभ कहां पे हुआ। इस क्वेश्चन में बाबू देखिए इसमें 2 क्वेश्चन होता है और दोनों ही काफी महत्वपूर्ण होता है, और दोनों में ही बच्चे क्या करते हैं, गलती करते हैं। दोनों में ही क्या करते हैं बच्चे, गलती करते हैं। यहां पे आपको बताना है कि उपभोक्ता जागरूक आंदोलन बाबू कब से प्रारंभ हुआ था, तो ये कहां से प्रारंभ हुआ था। तो जो आंदोलन था ये बाबू सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहां पे सी वाला आंसर बिल्कुल इसे जाएगा। और उपभोक्ता अधिकार कानून सबसे पहले लागू कहां पे हुआ, तो उपभोक्ता अधिकार कानून सबसे लागू अमेरिका में हुआ, इसे आपको याद रखना है। दोनों ही क्वेश्चन बाबू काफी इंपॉर्टेंट है। उपभोक्ता जागरूक आंदोलन सबसे पहले कहां पे शुरू हुआ था, तो इंग्लैंड में शुरू हुआ था। और उपभोक्ता जागरूक आंदोलन जो कानून था वो कहां पे लागू हुआ था सबसे पहले, तो अमेरिका में लागू हुआ था, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहां पे देख लीजिए, अगला क्वेश्चन यहां पे 38 नंबर की उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं की अपील सुनने का अधिकार है। अब यहां पे देखिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत जो उपभोक्ता होते हैं इसको कहां पे सुनने की अधिकार है, ये आपको बताना है। तो राज्य आयोग को भी सुनने का अधिकार है और राष्ट्रीय आयोग को भी यहां पे सुनने का अधिकार है, यानी दोनों को अधिकार है। यहां पे सी वाला आंसर बिल्कुल इस हो जाएगा। और 39 नंबर क्वेश्चन को आपको एकदम 100% यहां पे याद रखना है। 39 नंबर क्वेश्चन को एकदम आपको 100% याद रखना है कि बिहार की किस, यहां पे देखिए बिहार किस भूकंप जोन में आता है। अब यहां पे आपको बताना है कि जो अपना बिहार है ये किस भूकंप जोन में आता है, ये आपको बताना है। तो
तो जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि जो भूकंप होता है ये यहाँ पे बिहार जो है ये किस भूकंप जोन में आता है, तो ये तृतीय जोन में आता है, इसे आपको याद रखना है। ये तीसरा जोन में आता है, सी वाला आंसर बिल्कुल इसी हो जाएगा। और भारत में टोटल कितना भूकंप जोन है, तो अगर भारत में अगर टोटल पूछेगी टोटल कितना भूकंप जोन है, तो भारत में टोटल 5 भूकंप जोन है, इसे आपको याद रखना है। और यहां पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भूकंपीय तरंगे कितनी होती हैं। अगर ये क्वेश्चन आ गया कि भूकंपीय तरंगे कितनी होती हैं, तो भूकंपीय तरंगे कितनी होती हैं बाबू, 3 होती हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहां पे देखिए 40 नंबर क्वेश्चन है कि सुदूर संवेदी उपग्रह किस लिए होता है। अब यहां पे आपको बताना है कि जो सुदूर संवेदी उपग्रह होता है ये किस लिए होता है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से यहां पे आप लोग बता दीजिए कि जो सुदूर संवेदी उपग्रह होता है बाबू ये किस लिए होता है, तो ये संसाधनों की खोज के लिए होता है। किसके लिए होता है, तो ये संसाधनों की खोज के लिए होता है। बहुत ही बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहां पे देख लीजिए, अगला क्वेश्चन यहां पे 41 नंबर की 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहां हुआ था। अब यहां पे आपको बताना है कि सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच में युद्ध कहां पे हुआ था, ये आपको बताना है। तो कहां पे हुआ था बाबू, तो सेडान में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। कहां पे हुआ था, तो सेडान में हुआ था। बहुत ही बढ़िया, 41 का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखिए 42 नंबर की नर्मदा घाटी परियोजना किससे संबंधित है। अब यहां पे आपको बताना है कि जो नर्मदा घाटी परियोजना है बाबू ये किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। तो नर्मदा घाटी जो परियोजना है ये जंगल से भी संबंध है, जल से भी संबंधित है और यहां पे जमीन से भी संबंधित है, यानी इनमें से सभी से संबंधित है। तो यहां पे डी वाला आंसर बिल्कुल इसी हो जाएगा। और नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने चलाया था बाबू, तो ये आपको याद रखना है। जो नर्मदा बचाओ आंदोलन था ये मेधा पाटेकर ने चलाया था, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता था। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है कि गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता था। तो जितने भी अनुबंधित मजदूर होते थे उन्हें गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था, इसे आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो गिरमिटिया मजदूर थे ये बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। तो गिरमिटिया मजदूर बाबू बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे, तो ये पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहां पे देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि पक्की सड़कों की लंबाई के दृष्टि से प्रथम स्थान पे कौन सा राज्य है। अब यहां पे आपको बताना है कि पक्की सड़कों की लंबाई के दृष्टि से प्रथम स्थान पे कौन सा राज्य है, तो महाराष्ट्र है, इसे आपको याद रखना है। यहां पे बी वाला आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 45 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल है। अब इसमें से आपको बताना है कि कौन इसमें से एक खरीफ फसल है। तो देखिए इसमें खरीफ फसल कौन सा है बाबू, तो जो चावल है, चावल कौन सा फसल होता है, खरीफ फसल होता है। यहां पे सी वाला आंसर बिल्कुल इसी हो जाएगा। और गेहूं कौन सा फसल होता है, तो गेहूं रबी फसल होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए 46 नंबर कि तमिलनाडु की कौन सी पहाड़ियों पर चाय एवं कॉफी की खेती की जाती है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है और इसे आपको याद रखना है। 100% इस क्वेश्चन को याद रखना है कि तमिलनाडु की किस पहाड़ियों पर चाय एवं कॉफी की खेती की जाती है बाबू, तो नीलगिरी पहाड़ी पे की जाती है। किस पे की जाती है, तो नीलगिरी की पहाड़ियों पे की जाती है, इसे आपको याद रखना है। ए वाला आंसर बिल्कुल इसी हो जाएगा। अब यहां पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में चाय की सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो चाय बाबू सबसे अधिक कहां पे होता है, तो असम में होता है, इसे आपको याद रखना है। और कॉफी कहां पे होता है, अगर पूछ दे कि भारत में कॉफी सबसे अधिक कहां पे होता है, तो कॉफी कर्नाटक में होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है 47 नंबर की क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिमाण है। इसमें से आपको बताना है कि क्षेत्रवाद की भावना के एक कुपरिमाण क्या है। तो क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिमाण क्या होता है बाबू, अलगाववाद होता है, इसे आपको याद रखना है। यहां पे डी वाला आंसर बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है 48 नंबर की भारत में हुए 1977 के आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। यहां पे आपको बताना है कि भारत में हुए 1977 के आम चुनाव में किस पार्टी को बाबू बहुमत मिला था, तो जनता पार्टी को बहुमत मिला था। किसको मिला था, तो जनता पार्टी को बहुमत मिला था। बी वाला आंसर बिल्कुल इसी हो जाएगा। और 1977 के आम चुनाव में किस पार्टी को हार मिला था। अगर यह क्वेश्चन आ जाए कि 1977 के चुनाव में किस पार्टी को हार मिला था, यानी कौन सी पार्टी हार गई थी, तो जो कांग्रेस थी बाबू ये हार गई थी, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहां पे देख लीजिए, अगला क्वेश्चन देखिए 49 नंबर भी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है कि गैरीवाल्डी पेशे से क्या था। यह भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहां पे आपको बताना है कि जो गैरीवाल्डी था ये पेशे से क्या था। तो गैरीवाल्डी बाबू पेशे से क्या था, नाविक था, इसे आपको याद रखना है। यहां पे डी वाला आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहां पे आपको बताना है कि जो मेजनी था इसका संबंध किस संगठन से था। तो मेजनी का संबंध बाबू किस संगठन से था, तो कार्बोनारी संगठन से था, इसे आपको याद रखना है। यहां पे क्या हो जाएगा, बी वाला आंसर यहां पे बिल्कुल इसे हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यहां पे देखिए 51 नंबर क्वेश्चन है कि हंगरी की भाषा क्या थी। अब यहां पे आपको बताना है
है कि जो हंगरी थी इसकी भाषा आपको बताना है कि जो हंगरी थी इसकी भाषा क्या थी, आपको बताना है। तो हंगरी की भाषा क्या थी बाबू, मैग्यार थी, इसे आपको याद रखना है। यहां पे ए वाला आंसर बिल्कुल इसी जगह, हंगरी की भाषा कैसी थी, तो कौन थी, तो मैग्यार थी, इसे आपको याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन पूछे जाता है कि हंगरी की राजधानी कहां पे है, तो हंगरी की राजधानी बाबू कहां पे है, तो बुडापेस्ट में है, इसे आपको याद रखना है। क्या जवाब दीजिएगा, तो हंगरी की राजधानी कहां पे है, तो बुडापेस्ट में है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए 52 नंबर क्वेश्चन को आपको याद रखना है कि लाल कुर्ती का गठन किसने किया था। अब यहां पे आपको बताना है कि जो लाल कुर्ती संगठन था इसका गठन किसने किया था, यह आपको बताना है। तो लाल कुर्ती का बाबू गठन किसने किया था, तो जो लाल कुर्ती था इसका गठन किसने किया था बाबू, गैरीबाल्डी ने किया था। किसने किया था, तो गैरीबाल्डी ने किया था। यहां पे डी वाला आंसर बिल्कुल इसी जगह, किसने किया था, बहुत ही बढ़िया, गैरीबाल्डी यहां पे बच्चे आंसर कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। गैरीबाल्डी यहां पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है यहां पे। अगला क्वेश्चन देखिए 53 नंबर क्वेश्चन है कि लाल सेना का गठन किसने किया था। दोनों ही क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है और दोनों ही क्वेश्चन को आपको यहां पे याद रखना है। अब यहां पे आपको बताना है कि जो लाल सेना था इसका गठन किसने किया था, तो लाल सेना का गठन किसने किया था, तो आपको याद रखना है ट्राटस्की ने किया था। किसने किया था बाबू, ट्राटस्की ने किया था, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है 54 नंबर की अंकोर वाट का मंदिर कहां पे स्थित है। इससे भी बाबू क्वेश्चन एक फाइनल बोर्ड परीक्षा में आता है, 100% फिक्स है कि ये क्वेश्चन आता है यहां पे अंकोर वाट के मंदिर से। तो अंकोर वाट का मंदिर बाबू कहां पे स्थित है, तो ये कंबोडिया में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। डी वाला आंसर यहां पे बिल्कुल इसी हो जाएगा। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि अंकोर वाट का मंदिर किसने बनवाया था, तो अंकोर वाट का मंदिर बाबू किसने बनवाया था, तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था, इसे आपको याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन ये आता है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए, यहां पे ये पूछा जाता है कि अंकोर वाट के मंदिर में किस हिंदू देवता का पूजा होता है। तो अंकोर वाट के मंदिर में बाबू किस हिंदू देवता का पूजा होता है, तो भगवान विष्णु का पूजा होता है। तो इसे भी आपको साथ में याद रखना है। बहुत ही बढ़िया बच्चे यहां पे बता रहे हैं भगवान विष्णु, बहुत ही बढ़िया, एकदम तगड़ा जवाब आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए 55 नंबर की रंपा विद्रोह कब हुआ। अब यहां पे आपको बताना है कि जो रंपा विद्रोह हुआ था ये कब हुआ था, तो 1916 में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। आते रहता है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहां पे देखिए 56 नंबर का यहां पे आप लोग क्वेश्चन बता दीजिए कि जो 56 नंबर है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब किया। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जल्दी से 56 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बता दीजिए कि जो महात्मा गांधी जी थे ये असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब किए थे। तो कब किए थे बाबू, तो 1 मई 1920 को किए थे। कब किए थे बाबू, जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए, कब किए थे, तो 1 मई 1920 को कब किए थे बाबू। यहां पे देखिए 1 मई, एक यहां पे देखिए, यहां पे आपको बताना है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब किया था। तो कब किया था बाबू, यहां पे 1 मार्च, कब किया था बाबू, यहां पे आप लोग जल्दी से यहां पे आंसर बता दीजिए। 1 मार्च 1920, यही यहां पे राइट आंसर होगा, 1 मार्च 1920। बहुत बढ़िया, 1 मार्च 1920 ये क्या होगा आपका, यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा बाबू, यहां पे जल्दी से एक बार आप लोग आंसर बता दीजिए। ए वाला होगा या यहां पे क्या होगा, 1 मई 1920। चलिए देखते हैं आप लोग यहां पे क्या आंसर करते हैं, जल्दी से एक बार आप लोग बता दीजिए। बहुत ही बढ़िया, क्या होता है बाबू, 1 मई 1920। हमें लगा कि आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा, लेकिन आप लोग कंफ्यूज नहीं हुए। बहुत ही बढ़िया, कब हुआ था बाबू यहां पे, तो 1 मार्च, यहां पे देखिए 1 मई 1920 को हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहां पे, नहीं 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 नहीं, इसका राइट आंसर होगा बाबू यहां पे मार्च में। इसका राइट आंसर क्या होगा, मार्च में होगा। यहां पे देखिए महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किए थे, तो ये 1 मार्च 1920 को किए थे। बी वाला आंसर यहां पे बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन यहां पे 57 नंबर क्वेश्चन है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। अब यहां पे आपको बताना है कि बाबू जो कोयला है ये किस प्रकार का संसाधन है। तो कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तो जो कोयला है बाबू ये अनवीकरणीय संसाधन है। कोयला कैसा संसाधन है, तो ये अनवीकरणीय संसाधन है। ए वाला आंसर बिल्कुल इसी हो जाएगा। और कोयला कितने प्रकार के होते हैं, तो कोयला 4 प्रकार के होते हैं, इसे आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है, तो सबसे अच्छा कोयला क्या होता है बाबू, एंथ्रासाइड होता है, इसे आपको याद रखना है। और सबसे खराब कोयला कौन सा होता है, तो पीट होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहां पे देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि भारत में पर्वतीय भूमि की प्रतिशत क्या है। अब यहां पे आपको बताना है कि भारत में कितना प्रतिशत यहां पे पर्वतीय भूमि पाई जाती है, इसे आपको याद रखना है। तो कितना प्रतिशत पाया
जाता है, 30% पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहां पे सी वाला आंसर बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहां पे देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है 59 नंबर की, किस मृदा में लौह ऑक्साइड मिला हुआ होता है। अब यहां पे आपको बताना है कि वो कौन सी मृदा है, यानी कौन सी मिट्टी है जिसमें लौह ऑक्साइड मिला होता है, ये आपको बताना है। तो कौन सी मृदा में बाबू लौह ऑक्साइड मिला होता है, तो लेटेराइट मिट्टी आपको याद रखना है। जो लेटेराइट मृदा होता है, यानी जो लेटेराइट मिट्टी होती है, इसमें लौह ऑक्साइड यानी लोहे की इसमें ऑक्साइड मिले होते हैं, इसे आपको याद रखना है। बहुत ही बढ़िया बच्चों का यहां पे सी आंसर आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए जो काफी महत्वपूर्ण है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। अब यहां पे आपको बताना है कि जो काली मृदा होती है, यानी जो काली मिट्टी होती है, इसका दूसरा नाम क्या होता है बाबू, रेगुन मिट्टी होता है। क्या होता है, रेगुन मिट्टी होता है। और जो काली मिट्टी होती है ये किस फसल के लिए उपयोगी होती है, तो आपको याद रखना है ये कपास के लिए उपयोगी होती है। किसके लिए उपयोगी होती है, तो ये कपास के लिए उपयोगी होती है, इसे आपको याद रखना है। और कपास किस राज्य में सबसे अधिक होता है, तो यहां पे देखिए गुजरात राज्य में सबसे अधिक होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर स्वच्छ पेयजल कितना प्रतिशत है। अब यहां आपको बताना है कि जो अपना पृथ्वी है इस पर पीने योग्य जल कितना है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए कि पृथ्वी पर पीने योग्य जल कितना है। बहुत ही बढ़िया। तो बाबू पृथ्वी पर पीने योग्य जल कितना है, तो 2.5% है, इसे आपको याद रखना है। यहां पे डी वाला आंसर बिल्कुल इसे हो जाएगा। और समुद्र में बाबू कितना प्रतिशत जल पाया जाता है, तो 97.5% जल पाया जाता है समुद्र में, तो इसे भी आपको साथ में याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है 62 नंबर की, किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। अब यहां पे आपको बताना है कि भारत का वो कौन सा राज्य है जहां पे वन का सबसे अधिक विस्तार है। तो किस राज्य में वन सबसे अधिक पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश में वन सबसे अधिक पाए जाते हैं, सी वाला आंसर बिल्कुल इसी हो जाएगा। और किस राज्य में बाबू वन सबसे कम पाए जाते हैं, अगर कम की बात की जाए तो हरियाणा राज्य में वन सबसे कम पाए जाते हैं, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए 63 नंबर की, नस्ल का आधार है। अब यहां पे आपको बताना है कि इसमें से नस्ल का आधार क्या है, तो जो जीव शास्त्र होता है बाबू ये नस्ल का आधार होता है। काफी इंपॉर्टेंट को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस मॉडल पेपर से यह हमारा गारंटी है बाबू 60 से 70% क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में हूबहू आएगा। तो बस आपको क्या करना है, मन लगा के यहां पे आपको पढ़ाई करना है। तो यहां पे देखिए नस्ल का आधार क्या है बाबू, तो नस्ल का आधार जीव शास्त्र है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहां पे देख लीजिए, अगला क्वेश्चन यहां पे देखिए, अगला क्वेश्चन है 64 नंबर की, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है। अब यहां पे आपको बताना है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है। तो किसमें दिया गया है बाबू, तो अनुच्छेद जो 19 है इसमें दिया गया है, इसे आपको याद रखना है। यहां पे बी वाला आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहां पे देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है यहां पे 65 नंबर क्वेश्चन है कि भारत विभाजन का मूल आधार था। अब यहां पे आपको बताना है कि भारत विभाजन का क्या मूल आधार था। तो भारत विभाजन का बाबू मूल आधार क्या था बाबू, जाति था, लिंग था, धर्म था, इसे आपको याद रखना है। यहां पे डी वाला आंसर बिल्कुल इसे हो जाएगा। यहां पे आपको बताना है कि भारत विभाजन का मूल आधार क्या था, तो जाति था, लिंग था, धर्म था, इसे आपको याद रखना है, यानी इनमें से सभी था। तो यहां पे डी वाला आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन हम आपको पढ़ा चुके हैं बाबू कि संघ सरकार का उदाहरण नहीं है। अब इसमें से आपको बताना है कि कौन संघ सरकार का उदाहरण नहीं है। तो जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए कि इसमें कौन संघ सरकार का उदाहरण नहीं है। तो अमेरिका क्या है बाबू, राज्यों का संघ है। और भारत क्या है, ये भारत भी राज्यों का संघ है। लेकिन जो चीन है ये बाबू भारत, ये राज्यों का संघ नहीं है, यानी ये संघ सरकार का उदाहरण नहीं है। तो यहां पे बी वाला आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहां पे देख लीजिए, अगला क्वेश्चन यहां पे 67 नंबर प्रश्न है कि पंचायती राज्य व्यवस्था की शुरुआत भारत में कहां से हुआ। अब यहां पे आपको बताना है कि जो पंचायती राज्य व्यवस्था है इसका शुरुआत भारत में कहां से हुआ था, ये आपको बताना है। तो पंचायती राज्य व्यवस्था का शुरुआत भारत में बाबू कहां से हुआ था, तो राजस्थान से हुआ था। और राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कहां पे लागू किया गया था, तो नागौर में किया गया था, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहां पे देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है 68 नंबर की, भारत में राज्यों का पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई। अब यहां पे आपको बताना है कि भारत में राज्य पुनर्आयोग की गठन कब हुआ था, ये आपको बताना है। तो कब हुआ था बाबू, तो ये हुआ था 1956 में। यहां पे बी वाला आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसी हो जाएगा। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुआ था, तो 1956 में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहां पे देख लीजिए, अगला क्वेश्चन यहां पे 69 नंबर की, निम्न में से प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। अब इसमें से आपको बताना है कि इसमें से प्राथमिक क्षेत्र कौन कहा जाता है, जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए। तो प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है बाबू, तो जो कृषि होता है ये प्राथमिक क्षेत्र होता है, और जो औद्योगिक क्षेत्र होता है ये द्वितीय क्षेत्र होता है, और जो सेवा क्षेत्र होता है ये तृतीय क्षेत्र होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहां पे देख लीजिए, अगला क्वेश्चन यहां पे देखिए 70 नंबर यहां पे क्वेश्चन है, 70 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अब इसमें से आपको बताना है कि किस
देश में बाबू मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो अपने देश भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसे आपको याद रखना है। सी वाला आंसर बिल्कुल इसी हो जाएगा। अमेरिका में कौन सा यहां पे है? तो अमेरिका में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। और चीन में बाबू क्या है? तो साम्यवादी अर्थव्यवस्था है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि शेयर बाजार की नियामक संस्था है। अब यहां पे आपको बताना है कि शेयर बाजार की नियामक संस्था कौन सी है? तो सेबी है, इसे आपको याद रखना है। यहां पे सी वाला आंसर बिल्कुल इसी हो जाएगा। और सेबी का पूरा नाम क्या होता है? तो यहां पे देखिए सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहां पे देखिए 72 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? अब इसमें से आपको पहचानना है कि इसमें पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है। तो बाबू इसमें से पिछड़ा राज्य कौन है? तो अपना जो बिहार है ये पिछड़ा राज्य है, इसे आपको याद रखना है। यहां पे सी वाला आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन यहां पे 73 नंबर की अर्थव्यवस्था कुल कितने प्रकार के होते हैं? अब यहां पे आपको बताना है कि जो अर्थव्यवस्था होते हैं बाबू ये कितने प्रकार के होते हैं? तो अर्थव्यवस्था बाबू 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा होता है साम्यवादी अर्थव्यवस्था और तीसरा होता है बाबू यहां पे मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बाबू 74 नंबर क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसे आपको याद भी रखना है कि किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। तो किस क्षेत्र को बाबू तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? तो जो देखिए यहां पे जो सेवा क्षेत्र होता है इसको तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। बी वाला आंसर बिल्कुल इसी हो जाएगा। और बाबू क्षेत्र से एक क्वेश्चन फिक्स है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में। क्षेत्र से 1-2 क्वेश्चन फिक्स होता है, तो क्षेत्र वाला आपको पता होना चाहिए। अब यहां पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो सेवा क्षेत्र होता है इसको हम कितने भागों में बांट सकते हैं? तो सेवा क्षेत्र को हम कितने भागों में बांट सकते हैं? तो सेवा क्षेत्र को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहां पे देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है यहां पे आपको बताना है कि इनमें से कौन यहां पे प्राकृतिक आपदा है। अब इसमें से आपको बताना है कि कौन प्राकृतिक आपदा है, तो जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए। इसमें से आपको बताना है कि कौन प्राकृतिक आपदा है। तो जो बाबू आतंकवाद होता है ये मानव फैलाता है, तो ये मानवकृत आपदा हो गया। दंगा कौन फैलाता है? मानव फैलाता है, तो ये मानवकृत आपदा हो गया। सड़क दुर्घटना किसके कारण से होता है? मानव के कारण से होता है, तो ये मानवकृत आपदा हो गया। लेकिन जो सुनामी होता है बाबू ये सुनामी प्राकृतिक आपदा होता है। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सुनामी कहां पे आता है? तो बाबू सुनामी कहां पे आता है? तो ये समुद्र में आता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहां पे देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है यहां पे 76 नंबर। 76 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए। थोड़ा सा और हम यहां पे जूम कर देते ताकि आपको यहां पे दिखे। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बता दीजिए कि चक्रवात किस प्रकार की आपदा है। अब यहां पे आपको बताना है कि जो चक्रवात है ये किस प्रकार की आपदा है, ये आपको बताना है। तो चक्रवात बाबू किसके द्वारा आता है? तो ये प्रकृति के द्वारा आता है। किसके द्वारा आता है बाबू? प्रकृति के द्वारा आता है, तो ये प्राकृतिक आपदा हुआ। यहां पे ए वाला आंसर बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 77 नंबर की सुनामी किस देश की भाषा है। अब यहां पे आपको बताना है कि जो सुनामी है ये किस भाषा का शब्द है, ये आपको बताना है, यानी किस देश की भाषा का शब्द है। तो जो बाबू सुनामी है ये जापानी भाषा का शब्द है, इसे आपको याद रखना है। यहां पे बी वाला आंसर बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है 78 नंबर की इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। अब इसमें से आपको बताना है बाबू कि कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो जल्दी से इसमें से आप लोग आंसर बता दीजिए कि कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो भूकंप प्राकृतिक आपदा होता है, बाढ़ भी प्राकृतिक आपदा होता है, चक्रवात भी प्राकृतिक आपदा होता है, लेकिन जो महामारी होता है ये प्राकृतिक आपदा नहीं होता है, ये मानव के गलतियों के कारण से आता है। यहां पे डी वाला आंसर बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 79 नंबर। 79 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर देने का कोशिश कीजिएगा कि वो मुझे ढोल बजाना है आपके साथ। बॉयज बैंड में। 79 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर देने का कोशिश कीजिएगा कि सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है। अब यहां पे आपको बताना है कि सूखे के लिए जिम्मेवार कारक कौन सा है बाबू। तो वर्षा की कमी है। जब वर्षा की कमी होती है बाबू तो ये क्या होता है, हमारे यहां पे धरती पे सुखाड़ आने लगता है। तो यहां पे सूखे के लिए जिम्मेवार कारक क्या है, तो वर्षा की कमी है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए 80 नंबर कि पश्चिम बंगाल में बाढ़ की विभीषिका वाली नदी कौन है। यानी आपको बताना है कि पश्चिम बंगाल में किस नदी के कारण बाढ़ आता है, ये आपको बताना है। तो पश्चिम बंगाल में बाबू बाढ़ किस नदी के कारण आता है, तो दामोदर नदी के कारण आता है। यहां पे ए वाला आंसर बिल्कुल इसी जाएगा। अब यहां पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं। तो पश्चिम बंगाल का जो बाबू शोक नदी होता है उसको किस नदी को शोक नदी कहते हैं, तो दामोदर नदी को कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। अब यहां पे एक और क्वेश्चन आता है कि बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं
कहते हैं? तो कोसी नदी को कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। तो हम यहाँ पे आपको बता चुके हैं बाबू सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस मॉडल पेपर का 1 से लेकर 80 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं, जो काफी महत्वपूर्ण है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। और इसमें देखिए, इसमें से आपका 60 से 70% क्वेश्चन आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा में लड़ेगा। और जिन बच्चों को पीडीएफ नहीं डाउनलोड करने आता है, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि पीडीएफ आप लोग कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन एक बार आपको यहां पे बताना पड़ेगा, आपको यहां पे ईमानदारी से बताना पड़ेगा कि इस मॉडल सेट में, जो बिहार बोर्ड का ऑफिशियल ये मॉडल पेपर है इंटरनेट वाला, इसमें आपको बताना है कि इसमें आपका यहां पे कितना सही हुआ। बिल्कुल ईमानदारी से आपको बताना है कि इसमें कितना सही हुआ। जल्दी से यहां पे आप लोग एक बार बता दीजिए।